Hello, guys. We will continue our study. This is second unit, Understanding Oneself, Adolescence. Chapter number 3, Food, Nutrition, Health and Fitness. आज हम थर्ड चैप्टर ले रहे हैं बच्चों. दिस इज़ भोजन, पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वस्थता. इसमें हम भोजन भी पढ़ेंगे, पोषण पढ़ेंगे, स्वास्थ्य पढ़ेंगे और फिर स्वस्थता यानी कि फिटनेस के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं. इंट्रोडक्शन क्या है? देखिए, जैसा हमारे यूनिट से ही क्लियर हो रहा है, किशोरावस्था में स्वयं को समझना, तो हम पूरा टॉपिक हमारा किशोरावस्था से रिलेटेड है. देखिए, किशोरावस्था जो समय होता है, इस समय पर जो किशोर होते हैं उनकी वृद्धि बहुत तेज़ी से होती है और तेज़ी से परिवर्तन होने के कारण जो इस टाइम है इसको हम वृद्धि स्फुरण या फिर ग्रोथ स्पर्ट कहते हैं. अब ग्रोथ स्पर्ट क्या होती है, इसके ऊपर क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लेते हैं कि किशोरावस्था के दौरान तीव्र गति से होने वाले शारीरिक परिवर्तनों को वृद्धि स्फुरण या ग्रोथ स्पर्ट कहते हैं. जो किशोरावस्था है ये बहुत तेज़ी से बढ़ती है और इस अवस्था में बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन लगातार होते रहते हैं. और इसी जो ये एज है, इस समय पर विभिन्न प्रकार का जो भोजन है, जैसे दाल, चावल, रोटी, दूध, इसका सेवन कितनी मात्रा में और किस व्यक्ति को कितनी मात्रा में करना चाहिए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. और भोजन हमें हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है और स्वस्थ रहने के लिए हमें किस तरह का भोजन करना चाहिए और पोषक तत्वों का हमारी शारीरिक वृद्धि में क्या योगदान है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं पोषण. पोषण क्या होता है? जो पोषण है भोजन और जो पोषक तत्व हैं ये हमारे स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का विज्ञान है और इसी को हम पोषण कहते हैं या न्यूट्रिशन कहते हैं. भोजन और पोषक तत्वों के हमारे स्वास्थ्य पर पड़ने वाले जो प्रभाव है उसको हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं. चलिए, तो फूड देखते हैं. सबसे पहले फूड क्या होता है? फूड मीन्स भोजन, सभी जानते हैं. और ये सभी तरल और ठोस पदार्थ जो भी मनुष्य खाता है और अपनी पाचन क्रिया द्वारा अवशोषित करके विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए प्रयोग करता है, उसे हम भोजन कहते हैं. क्या होता है भोजन? भोजन वो होता है जो भी फूड हम खाते हैं वो खाने के बाद हमारे शरीर में अवशोषित हो जाता है. अवशोषित किसे कहते हैं? एब्जॉर्ब हो जाना. एब्जॉर्ब हो जाता है और उसके बाद जो विभिन्न शारीरिक काम हम करते हैं उसे करने के लिए जो शक्ति आती है वो कहाँ से आती है? ऊर्जा कहाँ से आती है? उस भोजन से आती है. उसी को हम भोजन कहते हैं. और जो भी ठोस पदार्थ हैं, द्रव पदार्थ हैं, निगलने, पचाने और अवशोषित होने के पश्चात शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पोषक तत्व प्रदान करें, उसे भी भोजन ही कहते हैं. और भोजन हमारी एक मूल आवश्यकता है. अब हम देखते हैं भोजन के कार्य. कौन कौन से कार्य हैं भोजन के? तो सबसे पहला हम कार्य लेते हैं. भोजन का काम है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना. देखिए, भोजन जो है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है. मनुष्य का जो शरीर है कभी भी निष्क्रिय नहीं होता, हमेशा कुछ ना कुछ काम करता ही रहता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप में हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप में हो. यहाँ तक कि सोते समय भी हमारा दिल धड़कता रहता है, सांस चलती रहती है, पाचन क्रिया होती रहती है. रात को हम खाना खाते हैं और सो जाते हैं. सुबह जब उठते हैं तो हमारा फूड डाइजेस्ट मिलता है. इट मीन्स पूरी बॉडी ने हमारी पूरी रात काम किया है शरीर को, तो क्या दे रहा है? ये ऊर्जा प्रदान करता है. कौन? भोजन. और इन सब क्रियाओं के लिए हमें निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है. और ये जो ऊर्जा होती है हमें कहाँ से मिलती है? तो ये ऊर्जा हमें मिलती है 3 चीज़ों से. एक कार्बोज से, एक वसा से और किससे? और कुछ ऊर्जा हमें प्रोटीन से भी प्राप्त होती है. इन माध्यम से हमें ऊर्जा मिलती है. और ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? ये हमें मिलते हैं भोजन के द्वारा. दूसरा हम कार्य लेते हैं भोजन का. दूसरा है शरीर का निर्माण एवं विकास करना. अब हमने ऊर्जा तो देख ली कि ऊर्जा हमें कहाँ से मिल रही थी? कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से और फैट से. अब हमारा जो शरीर का निर्माण हो रहा है, हमारे शरीर में डेली मसल्स बनते रहते हैं, टूटे फूटे अंग ठीक होते रहते हैं. जैसे एक छोटा बच्चा लगातार ग्रोथ करते करते बड़ा हो रहा है, इट मीन्स उसके जो मसल्स हैं वो ग्रो कर रहे हैं लगातार. वो ग्रो जो कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं? कौन सा पौष्टिक तत्व है जो उनको ग्रो कर रहा है? जैसे जो ओल्ड एज वाले लोग हैं उनके शरीर में लगातार कुछ मसल्स टूटते रहते हैं, या फिर हम जो हर व्यक्ति के शरीर में कुछ मसल्स टूटते रहते हैं, लेकिन जो वृद्धावस्था है वहाँ पर मसल्स बहुत ज़्यादा टूटते हैं, तो उनको रिपेयरिंग की आवश्यकता होती है. जिस प्रकार हमारे मकान में कभी कभी टूट फूट होती रहती है, जैसे कहीं से लीकेज होना शुरू हो गया, कोई टैप खराब हो गई, कोई बिजली का स्विच खराब हो गया, उस तरह से हमारे शरीर में भी लगातार टूट फूट होती रहती है और उस टूट फूट की रिपेयरिंग करने पड़ती है हमें. और वो रिपेयरिंग कहाँ से होती है? वो रिपेयरिंग करता है प्रोटीन और खनिज लवण और जल. इनके माध्यम से ये रिपेयरिंग होती है और हमारे शरीर
के विभिन्न अंगों की जो कोशिकाएं हैं वो सारी की सारी कोशिकाएं कहाँ किससे निर्मित होती हैं? प्रोटीन से ही निर्मित होती हैं। जैसे जो आयरन है, आयरन का काम क्या है? वो रक्त निर्माण करने में सहायक है। कैल्शियम है, फास्फोरस है, ये सारे खनिज लवण हमारे दांतों की और हड्डियों के लिए आवश्यक है और हमारे टिश्यूज़ का निर्माण करते हैं। और शरीर में कोई भी पोषक तत्व की कमी हो जाए तो हमारे शरीर का ढांचा कमजोर लगने लगता है। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, भोजन का कार्य क्या है? रोगों से शरीर की रक्षा करना। देखिए, हमारे शरीर में क्या रोग प्रतिरोधक क्षमता, आपने सुना होगा आजकल कोरोना टाइम चल रहा है, कोरोना टाइम में सभी की जो इम्यूनिटी पावर है बहुत ज़्यादा वीक हो रही है। क्यों हो रही है वीक? क्योंकि हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति नहीं है। तो रोगों से लड़ने की शक्ति यानी कि हमारी जो इम्यूनिटी पावर है वो कौन ग्रो करता है? वो भी भोजन ही करता है। बीमारी में भी भोजन में उपस्थित पोषक तत्व हमें जल्दी से ठीक करने में मदद करते हैं। और वो पोषक तत्व कौन से होते हैं? जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी, ये शरीर की क्रियाओं को नियमित रूप से चलाने का काम करते हैं तथा हमें अन्य रोगों से बचाते हैं। जैसे विटामिन ए है, विटामिन ए किस लिए आवश्यक है? हमारी आंखों के लिए आवश्यक है। अब हमारी स्किन यदि खराब हो रही है तो उसके लिए हमें कौन सा विटामिन चाहिए? हमें विटामिन सी चाहिए। और उसके अलावा यदि स्कर्वी रोग हो जाता है तो भी हमें विटामिन सी चाहिए। उसके अलावा आपने एक डिजीज़ सुनी होगी, गॉइटर डिजीज़। गॉइटर डिजीज़ यदि गले में हो जाती है तो उसके लिए हमें कौन सा तत्व चाहिए? वो चाहिए हमें आयोडीन चाहिए। आयोडीन की कमी से हो जाता है। हमें एनीमिया हो गया है, खून की कमी हो गई है शरीर में, तो हमें क्या चाहिए? आयरन चाहिए। तो शरीर की जो रोगों से रक्षा करता है वो भी कौन करता है? भोजन करता है। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं मनोवैज्ञानिक कार्य। यस, साइकोलॉजिकल फंक्शन। ये क्या होता है? साइकोलॉजिकल फंक्शन मीन्स हमारी भावनात्मक आवश्यकताएं, जैसे सुरक्षा, प्रेम, आदर, सत्कार, इन भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी भोजन एक माध्यम है। हमारे जो भोजन होता है वो हमें मेंटल सेटिस्फेक्शन प्रदान करता है और हमें सिक्योरिटी की भावना देता है। जैसे यदि माँ हमें खाना खिलाए, माँ के द्वारा बनाया गया खाना, माँ के द्वारा परोसा गया खाना बच्चे को क्या देता है? माँ बच्चे को एहसास कराता है कि माँ उससे बहुत प्यार करती है और उस माँ से वो बहुत ज़्यादा अटैच है। तो ये एक साइकोलॉजिकल फंक्शन भी भोजन का है। नेक्स्ट आता है सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य। ये क्या होता है? सामाजिक, सोशियो कल्चरल फंक्शन। ये क्या चीज़ है? देखिए, सोशियो कल्चर में समाज, जिन लोगों के चारों तरफ हम रहते हैं, यदि हम किसी भी व्यक्ति के साथ बैठकर भोजन करते हैं तो क्या होता है? तो उसके साथ हमारी आपसी सामंजस्य की भावना विकसित होती है। परिवार के सभी सदस्य एक साथ भोजन बैठकर करते हैं तो परिवार के संबंधों में मजबूती आती है। जैसे दीपावली है, क्रिसमस है, ईद है, इन मौक़ों पर हम आस पड़ोस में मिठाइयाँ बांटते हैं। क्यों बांटते हैं? जिससे आपस में एक दूसरे से प्यार बढ़ता है। और यदि हम अपने घर में कोई फंक्शन करते हैं, बर्थडे पार्टी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी हम लोगों को इन्वाइट करते हैं। तो इससे भी क्या होता है? हमारा जो सामाजिक दायरा है वो बढ़ जाता है। तो हमारा जो सोशो कल्चरल फंक्शन है ये बढ़ाने में भी भोजन सबसे ज़्यादा मदद करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम न्यूट्रिशन। यस, न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन अभी मैंने आपको पहले भी बताया था, न्यूट्रिशन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए कि जो भोजन है और पोषक तत्व है, इन सारे पोषक तत्वों का, पोषक तत्व कौन से हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कोई सा भी पोषक तत्व हो सकता है। इनके हमारे स्वास्थ्य पर जो भी इफेक्ट पड़ता है इसी को हम पोषण कहते हैं। चलिए आइए अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। भोजन में उपस्थित विभिन्न पोषक तत्वों का, विभिन्न पोषक तत्व कौन से हो गए? सारे के सारे, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, खनिज लवण हो गया, वसा हो गया, ठीक है। इनका शारीरिक क्रियाओं पर हमारी और शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो उपयोग होता है ये क्या कहलाता है? ये पोषण कहलाता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कार्य करता हुआ भोजन पोषण कहलाता है। और इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि पोषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन शरीर द्वारा ग्रहण किया जाता है और उपयोग में लाया जाता है। इट मीन्स क्या है? इट मीन्स है कि भोजन, पोषण क्या है, न्यूट्रिशन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा भोजन हमने लिया और उसके बाद भोजन उपयोग में आ गया, ये न्यूट्रिशन कहलाता है। न्यूट्रिशन, आई होप अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि न्यूट्रिशन क्या होता है। उसके अलावा ये भी हम सबको पता है कि भोजन हम सब करते हैं और हमारे जो शरीर है इसका
जो पोषण है वो कौन करता है, वो भोजन करता है और शरीर को स्वस्थ बना के रखता है। भोजन हमारे शरीर में बहुत सारी प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। जैसे क्या क्या करता है हमारे शरीर में भोजन? सबसे पहले हम खाना खाते हैं, उसके बाद उसका पाचन होता है, डाइजेशन, फिर उसका अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है उसका। एब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या करता है, वो विभिन्न प्रकार के शारीरिक कार्य करता है, जैसे रक्त का संचालन करता है। और भोजन के जिस अंश का पाचन और अवशोषण नहीं हो पाता किसी भी कारण से, तो उसको हमारे शरीर से मल के रूप में सुबह को निष्कासित कर दिया जाता है। तो व्यक्ति द्वारा जो भोजन ग्रहण किया गया है, उस भोजन में उपस्थित पोषक तत्व और उसकी मात्रा ही, जो भी हम भोजन ले रहे हैं उसकी मात्रा ही पोषण स्तर को निर्धारित करती है। और व्यक्ति के पोषण स्तर को हम क्या कहते हैं, पोषण विज्ञान कहते हैं। जब हम इसका पोषण स्तर को साइंटिफिकली पढ़ते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पोषण विज्ञान। अब हमने पोषक तत्वों के बारे में तो बहुत सारी बात कर ली कि पोषक तत्व कौन से होते हैं। अब थोड़ा सा पोषक तत्व को डिटेल में पढ़ते हैं कि पोषक तत्व हैं क्या। देखिए, सभी के सभी रासायनिक घटक जो भोजन में विद्यमान होते हैं और हमारे शरीर में सभी कार्य करने में सक्षम होते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। और भोजन में पोषक तत्व जीवन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। आई होप पोषक तत्व आपको समझ में आ गया। लेकिन अभी हम पोषक तत्व को और डिटेल में देखते हैं कि पोषक तत्व क्या होते हैं। देखिए, पोषक तत्व दो तरह के होते हैं। एक होते हैं मैक्रो या वृहत पोषक तत्व और दूसरे होते हैं माइक्रो या सूक्ष्म पोषक तत्व। अब इसके बारे में समझेंगे कि वृहत और सूक्ष्म क्या होता है। देखिए, जो वृहत पोषक तत्व हैं या फिर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जो हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम वृहत पोषक तत्व कहते हैं। अधिक मात्रा में होते हैं और अधिक मात्रा में इनकी आवश्यकता हमें होती है। जैसे कौन कौन से पोषक तत्व हो गए? सबसे पहले हो गया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड्स, फैट्स एंड वाटर। दीज आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। फिर हम देखते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं बच्चों विटामिन्स, मिनरल्स। आप केवल ये दो ही ध्यान से पढ़ेंगे बस, विटामिन्स और मिनरल्स। आप देखिए, विटामिन्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जल में घुलनशील और एक होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन्स, ठीक है। और दूसरे फिर हम फैट्स पढ़ते हैं, खनिज तत्व। खनिज तत्व कौन कौन से होते हैं? खनिज तत्व कई सारे होते हैं, जैसे आयोडीन, लोहा या आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे इन्हीं पोषक तत्वों को और डिटेल में कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आता है। अब यहाँ पर जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो हम देखेंगे, ये 3 प्रकार के होते हैं। ऐसे पोषक तत्व जो व्यक्ति के आहार का मुख्य भाग होते हैं और अधिक मात्रा में लिए जाते हैं, उन्हें हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और इन पोषक तत्वों का जो मुख्य काम है, वो काम क्या है? ऊर्जा प्रदान करना। ये 3 ही पोषक तत्व ऐसे हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और कोई पोषक तत्व हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करता। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, ये तीनों हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। और उसके बाद और क्या करते हैं ये, फिर हम देखते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? इन्हें हम सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। कौन कौन से थे वो? मिनरल्स और विटामिन्स। सूक्ष्म पोषक तत्व ये वो पोषक तत्व होते हैं जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में पड़ती है, परंतु ये शरीर के सामान्य रूप से काम करने के लिए हमारे बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। जैसे हम इसमें से आयरन ले लेते हैं। यदि आयरन हमारे शरीर में ना हो तो क्या हो जाएगा? हमारे शरीर में खून की कमी होनी शुरू हो जाएगी। और इन पोषक तत्वों का मुख्य कार्य क्या है? शरीर के लिए विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं तथा शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने में सहायता करना। और ये कौन कौन से हैं? ये हैं खनिज और विटामिन्स। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया है। कितने तरह के पोषक तत्व पढ़े हमने? 2 तरह के, वृहत पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। वृहत पोषक तत्व कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। और सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से हैं? खनिज, लवण और विटामिन्स। अब आगे देखते हैं, आगे पढ़ेंगे हम संतुलित आहार। फूड पढ़ लिया है बच्चों हमने, न्यूट्रिशन पढ़ लिया है, न्यूट्रिएंट्स पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ रहे हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। ये बैलेंस डाइट क्या होती है? जो विभिन्न खाद्य पदार्थ हैं उन खाद्य पदार्थों के मिश्रण से बना ऐसा आहार जो शरीर की पौष्टिक आवश्यकताओं के अनुरूप सभी पौष्टिक तत्व उपलब्ध कराए, उसे पौष्टिक
उसे संतुलित आहार कहते हैं, वह संतुलित आहार कहलाता है। तो विभिन्न खाद्य पदार्थों के मिश्रण से बना ऐसा आहार जो शरीर की सभी पौष्टिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो और जिसमें सभी पौष्टिक तत्व उपलब्ध हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध हो, उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें कैसे पता कि किसी व्यक्ति की आवश्यकता कितनी है। यस, इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमें किसी व्यक्ति की आवश्यकता जानने के लिए हमें आगे देखना है कि RDA क्या होती है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस देखेंगे हम कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस क्या होते हैं, तभी हमें किसी व्यक्ति की आवश्यकता के बारे में ज्ञान होगा। देखिए, जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस है, जिसको हम RDA भी कहते हैं और जिसको हम निर्धारित आहार संबंधी मात्रा भी कहते हैं। ये निर्धारित आहार संबंधी मात्रा ये होती है कि किसी भी व्यक्ति की आयु, किसी भी व्यक्ति का वर्ग, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, लिंग उसका कोई भी हो, उसका कार्य कोई भी हो, कोई मध्यम कार्य करता है, कोई हैवी वर्क करता है, कोई सारा दिन कुर्सी पे बैठा रहता है, इट मीन्स वो मेंटल काम तो करता है लेकिन वो फिजिकल वर्क नहीं करता। और कुछ विशेष परिस्थितियां भी होती हैं, जैसे एक लेडी प्रेग्नेंट है या फिर एक व्यक्ति लैक्टेटिंग मदर है जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है। तो इनको ध्यान में रखते हुए सभी वर्ग निर्धारित किए गए हैं और सभी की आवश्यकताएं इसी के अनुरूप निर्धारित की गई हैं। तो अब आपको ये RDA समझ आ गया होगा। तो संतुलित आहार कौन सा था? संतुलित आहार क्या, वो आहार था जो किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार हो और जितने पौष्टिक तत्वों की उसको आवश्यकता होती है उस भोजन में वह सारे पौष्टिक तत्व उपलब्ध हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। जिस आहार को ग्रहण करने से व्यक्ति को ऊर्जा की पूर्ति हो, उसमें विभिन्न पोषक तत्व हो और जिससे शरीर में संचय किए जा सकने वाले सभी पौष्टिक तत्व भी अधिक से अधिक मात्रा में हो, ताकि जो उसके शरीर में कुछ भविष्य की आवश्यकताएं हैं वो भी आसानी से पूरी हो सके। ठीक है, तो अब आपको RDA भी समझ आ गया है कि RDA क्या होता है। अब देखते हैं हम RDA में कुछ आवश्यकताएं। देखिए, RDA में दो तरह की आवश्यकता होती है, एक होती है मिनिमम रिक्वायरमेंट और एक होती है रिकमेंडेड अलाउंसेस। इन दोनों को देखेंगे कि मिनिमम रिक्वायरमेंट और ये रिकमेंडेड अलाउंसेस क्या होती है। तो RDA में सबसे पहले हमने क्या देखा, जो RDA है ये जो RDA है इसमें इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, जिस पे क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी कि ICMR ने विभिन्न आयु वर्ग, लिंग, कार्य एवं विशेष परिस्थितियों से गुजर रहे भारतीयों को ध्यान में रखते हुए सभी वर्ग के लोगों के लिए विभिन्न पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा निर्धारित की है, जिसको हम क्या कहते हैं, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस या फिर निर्धारित आहार संबंधी मात्रा कहते हैं। जैसे इस टेबल से आपको क्लियर हो रहा है कि जो कैलोरीज है वीमेन को कितनी चाहिए, मैन को कितनी चाहिए, बच्चों को कितनी चाहिए। प्रोटीन वीमेन के लिए कितना होना चाहिए, मैन के लिए कितना होना चाहिए, चिल्ड्रन के लिए कितना होना चाहिए। तो ये क्या है, ये RDA टेबल है। अब हम देखते हैं कि जो ये निर्धारित आहार संबंधी आवश्यकता है ये क्या होती है। देखिए, ये दो तरह की आवश्यकता होती है, एक होती है इसमें न्यूनतम आवश्यकता और एक प्रस्तावित मात्रा। तो जो शरीर है किसी भी व्यक्ति का, उसमें विभिन्न पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों से बचने के लिए जितनी मात्रा में भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वह न्यूनतम आवश्यकता कहलाती है। और भोजन में न्यूनतम आवश्यकता से कम मात्रा में पोषक तत्व ग्रहण करने से पोषक तत्वों की कमी के कारण व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है। और उसके अलावा जो प्रस्तावित मात्रा है, वो प्रस्तावित मात्रा कौन सी होती है? प्रस्तावित मात्रा वह मात्रा होती है जो न्यूनतम मात्रा में जब व्यक्ति की अवस्था अथवा शारीरिक आवश्यकताओं के अनुरूप पोषक तत्वों की कुछ अतिरिक्त मात्रा जोड़ दी जाती है, तो उसे हम प्रस्तावित मात्रा कहते हैं। स्वस्थ शरीर के लिए पोषक तत्वों की प्रस्तावित मात्रा हमेशा न्यूनतम मात्रा से कुछ अधिक होती है, इसलिए उसको प्रस्तावित मात्रा कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट लेडी है, तो जितनी उस सामान्य व्यक्ति को कैलोरीज दी जानी थी उसमें हमने प्लस कर दी कि प्लस 550 ग्राम एक्स्ट्रा। तो जो 550 ग्राम है वो क्या है, वो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस हो गई। तो किसी भी व्यक्ति के संतुलित आहार का निर्धारण करते समय हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ उसके आहार में शामिल करने चाहिए, सभी पोषक तत्व शामिल करने चाहिए और जितने भी पोषक तत्व हैं वो किसके अनुरूप होने चाहिए, वो RDA के अनुरूप होने चाहिए। जितने पोषक तत्व RDA में बताए गए हैं उतने ही होने
चाहिए। अब देखते हैं हम पोषण संबंधी आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले कारक। अब सभी व्यक्तियों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं अलग होती हैं और इनको डिफरेंट डिफरेंट कारक प्रभावित करते हैं। सबसे पहला कारक आता है आयु। जो आयु है, ये आयु क्या है? ये जो आयु है, जैसे मान लीजिए बच्चे हैं, बच्चों को प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज लवण, ऊर्जा, इन सभी की आवश्यकता जो होती है वो प्रति किलोग्राम शारीरिक भार के हिसाब से होती है, जबकि वयस्कों में ऐसा नहीं होता। वयस्कों में कुछ मात्रा निर्धारित कर दी जाती है कि इस व्यक्ति को इतनी ऊर्जा की आवश्यकता है। क्योंकि जो वयस्क हैं उनकी अपेक्षा बच्चों में अधिक शरीर निर्माण होता है और बच्चों का शरीर ग्रोइंग एज होता है और वो लगातार बढ़ रहा होता है, इसलिए उन्हें पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता वयस्कों से ज़्यादा बच्चों को होती है। सेकंड आता है शारीरिक आकार। पोषक तत्वों की जो आवश्यकताएं हैं शरीर के आकार पर निर्भर करती है। जैसे लंबे और भारी जो व्यक्ति होते हैं उनके शरीर में मसल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, टिश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण उनके शरीर की पौष्टिक आवश्यकताएं भी ज़्यादा होती हैं। किससे ज़्यादा होती हैं? पतले व्यक्तियों से ज़्यादा होती हैं। थर्ड आता है शारीरिक श्रम। शारीरिक श्रम का मतलब क्या है? कौन कितना परिश्रम करता है। एक व्यक्ति तो मजदूर है, मजदूर के लिए पौष्टिक आवश्यकताएं कितनी होंगी? ज़्यादा होंगी। किससे ज़्यादा होंगी? उस व्यक्ति से ज़्यादा होंगी जो व्यक्ति सारा दिन ऑफिस में बैठकर कंप्यूटर पर काम कर रहा है, क्योंकि वह जो व्यक्ति मजदूरी कर रहा है उसकी पौष्टिक आवश्यकताएं ज़्यादा होंगी क्योंकि वो फिजिकल वर्क ज़्यादा कर रहा है। नेक्स्ट आता है लिंग। अब स्त्रीलिंग है या पुरुष है, पुल्लिंग है, ठीक है। ये भिन्नता किस पर निर्भर करती है? उसके आकार पर, भार पर, क्रियाशीलता पर। इससे भी स्पष्ट होती है। जैसे किशोर और किशोरी, इनकी शारीरिक जो संरचना होती है वो जन्म से ही अलग होती है और इसी कारण से दोनों की पौष्टिक आवश्यकताएं भी अलग अलग होती हैं। नेक्स्ट आता है जलवायु। जलवायु में देखिए, जो गर्म प्रदेश में लोग रहते हैं उनको ठंडे प्रदेशों की अपेक्षा कम पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि गर्मी में हमें भूख कम लगती है और सर्दियों में ज़्यादा लगती है। नेक्स्ट आता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य मीन्स हेल्थ। हेल्थ क्या है? जैसे मान लीजिए कोई बीमार है, बीमारी की स्थिति में शरीर की क्रियाशीलता कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। परंतु कुछ बीमारियों में कुछ विशेष पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ जाती है और कुछ बीमारियों में कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता घट जाती है। ये डिपेंड करता है कि किस तरह की बीमारी हुई है। नेक्स्ट आता है विशिष्ट शारीरिक आकार। विशिष्ट शारीरिक आकार मैंने अभी आपको बताया था, जैसे गर्भावस्था, स्तनपान काल हो गया जिसको हम लैक्टेशन पीरियड भी कहते हैं, या फिर एक्सीडेंटल केस हो गया कोई, या फिर ऑपरेशन के बाद हो गया। इस तरह में सभी व्यक्तियों की आवश्यकताएं डिफरेंट होती हैं। किसी अवस्था में आवश्यकता बढ़ जाती है और किसी अवस्था में आवश्यकता घट जाती है। अब देखते हैं हम हेल्थ एंड फिटनेस, स्वास्थ्य एवं स्वस्थता। यस, स्वास्थ्य और स्वस्थता क्या होती है? जो स्वास्थ्य है, हेल्थ है हमारी, ये हेल्थ वो स्थिति होती है जिसमें शरीर न केवल रोग मुक्त रहता है बल्कि शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से सुरक्षित व निरोग महसूस करता है। इसी को ये WHO ने डेफिनेशन दी है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दी हुई डेफिनेशन है कि स्वास्थ्य वह स्थिति होती है, हेल्थ वो स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति न केवल निरोग रहता है बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। उसे ही हम स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। तो स्वस्थ व्यक्ति कौन होता है ये आपको समझ आ ही गया है। तो यदि हम शारीरिक, मानसिक रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं तो स्वास्थ्य की अवधारणा को और उसको अच्छे से समझने के लिए स्वास्थ्य के हमें कुछ आयामों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब स्वास्थ्य के आयाम या फिर डायमेंशंस ऑफ हेल्थ क्या होते हैं? डायमेंशंस ऑफ हेल्थ में सबसे पहले हम पढ़ेंगे शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य। तो सबसे पहले हम लेंगे शारीरिक स्वास्थ्य क्या होता है। देखिए, शारीरिक स्वास्थ्य का मतलब क्या है? जब वह व्यक्ति, जो व्यक्ति है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो, उसके अलावा उसकी आयु के अनुसार उसका शरीर का भार उचित हो, ना तो वो बहुत ज़्यादा मोटा हो और ना ही बहुत ज़्यादा पतला हो, उसको अच्छी नींद आती हो, उसकी त्वचा चमकदार हो, उसके दांत साफ हो, स्वस्थ हो, उसके अलावा उसकी जो उसके अंदर काम करने की शक्ति हो, ऊर्जावान हो, वो स्वस्थ हो, मजबूत हो, उसका शरीर का ढांचा मजबूत हो, उसकी आंखें चमकदार हो, उसे भूख सामान्य रूप से लगती हो और उसके चमकदार घने बाल हों।
इसके बाद देखते हैं मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य में क्या है, उसकी मानसिक क्षमता अच्छी हो, उसे चिंता ना हो, कोई उसके वो मानसिक रूप से सजग हो, दूसरों के प्रति परानुभूति हो, एम्पैथी का भाव हो, भावनात्मक रूप से स्थिर हो वो, और मानसिक रूप से समर्थ हो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेते हैं फिर सामाजिक स्वास्थ्य। सामाजिक स्वास्थ्य का मतलब क्या है, हम किसी से लड़ाई झगड़े ना करें, दूसरों के प्रति जिम्मेदारी का भाव हो, लोगों से मधुर संबंध हो, हमारे उस मधुर व्यवहार हो, और हमारे अंदर सहयोग की भावना हो। उसके बाद आता है फिर हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य। आध्यात्मिक स्वास्थ्य क्या है, जिसमें हमारे अंदर सच्चाई हो, दूसरों की मदद करने की क्षमता हो, अपनी जिम्मेदारियों को समझे, ईमानदारी से रहें, दूसरों के प्रति संयमपूर्ण व्यवहार करें, इसको हम आध्यात्मिक स्वास्थ्य कहते हैं। अब हम नेक्स्ट इसका पॉइंट लेते हैं फिटनेस। यस, फिटनेस, यदि हम स्वस्थ होंगे तभी तो फिट होंगे। अब हम फिटनेस के बारे में पढ़ते हैं। तो फिटनेस को हम पुष्टि भी कहते हैं, और पुष्टि का तात्पर्य क्या है, पुष्टि का तात्पर्य है जीवन के उन गुणों से है जो उसे कठिन कार्य को पूरा करने में समर्थ बनाते हैं, जो वह हर काम को करने के लिए हमेशा ऊर्जावान बना रहता है, कभी भी उसके अंदर ऊर्जा की कमी नहीं होती है। मनुष्य की बहुत सारी जो कार्य क्षमता होती है, जब वो काम करने के लिए लगातार तत्पर रहता है, व्याकुल रहता है और हमेशा नया करने की इच्छा रहता है, इट मीन्स वो फिट है। जो व्यक्ति फिट नहीं होते वो आलसी हो जाते हैं, वो काम करना नहीं चाहते हैं, और उनके अंदर एक हमेशा निराशा भरी रहती है। लेकिन जो व्यक्ति ऊर्जा से भरे हुए होते हैं, फिट होते हैं, वो हमेशा नया कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, लगातार रोज मनोरंजन क्रियाओं में भाग लेते हैं, और हमेशा नए नए कार्य करने के लिए एक्साइटेड होते रहते हैं। तो इसमें हम जो फिटनेस है वो दो तरह की देखेंगे, सामान्य स्वस्थता और विशिष्ट स्वस्थता। सामान्य स्वस्थता क्या होती है, जिसमें हम बेहतर कार्य क्षमता हमारी होती है, और विशिष्ट स्वस्थता क्या होती है, जिसमें हम विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। अब हम उसके बाद आज का क्विज लेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि किसी भी व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक पुष्टि के लाभ क्या क्या होते हैं। यदि कोई व्यक्ति शारीरिक भी पुष्ट है और मानसिक रूप से भी पुष्ट है, तो वह व्यक्ति देखिए, सबसे बड़ा जो पहला पॉइंट है कि वो दीर्घायु होता है, उसको टेंशन नहीं होती, उसके अंदर ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, शारीरिक शक्ति होती है, आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा होता है, समस्याओं का सामना करने में की क्षमता होती है, और विभिन्न प्रकार की बीमारियां उसके आसपास भी नहीं भटकती हैं। चलिए बच्चों, अब हम इस टॉपिक को आज के ख़त्म करते हैं और आज का क्विज स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे क्विज के आंसर्स जरूर देंगे कमेंट बॉक्स में, इसी से पता लगता है कि आपने वीडियो कितने ध्यान से देखा है। और थोड़ा सा वीडियो को देखने के बाद बताएंगे कि आपको चैप्टर कितना समझ आ रहा है और कितना समझ नहीं आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि किशोरावस्था में तीव्र गति से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। जो भी आंसर है आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है भोजन के क्या कार्य हैं, और थर्ड क्वेश्चन है हमारा फिर बृहत पोषक तत्व या फिर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बताइए कौन से हैं इसमें से, और फोर्थ है हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या फिर सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से हैं। और फिफ्थ क्वेश्चन, यस, इसका आंसर आपको लिखना है कि संतुलित आहार किसे कहते हैं। तो यहाँ पर इस चैप्टर को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, हम इस टॉपिक को कर रहे हैं, और इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।